चलो, क्या किया है आपने लास्ट टॉपिक? कल कहाँ पे पहुंचे थे? अच्छा, तुम तो इतिहास पढ़ रहे हो। चलो, कल आपने कत्यूरी वंश बना रहे थे और कत्यूरी वंश में अब आप लगभग एंडिंग पे पहुंच गए, लास्ट स्टेज पे पहुंच गए। अच्छा, इधर इधर। चलो, एक बार मैं फिर से इस वाले ग्राफ को बना देता हूँ। देखो, ये तुम्हारे पास कहानी बनी। देखो, क्या हमारे पास अभी तक की स्टोरी बनी है। लास्ट बिल्कुल एंडिंग पे आप इसको पहुंचा दो कि यहाँ पर मध्यकाल में जो हमारा गढ़वाल क्षेत्र था, इसमें छोटे छोटे बहुत सारे गढ़ थे। ये लो, गढ़वाल में खूब सारे छोटे छोटे गढ़ हुआ करते थे। इन गढ़ों की संख्या कितनी? 52। वहां से स्टूल ले आओ, है ना, उनसे मांग के ले। चलो, अब देखो, यहाँ गढ़वाल के अंदर छोटे छोटे गढ़ बने हुए थे। गढ़ों की संख्या कहते हैं 52 गढ़ थे ना, ऐसा अंदाजा लगाते हैं। मध्यकाल में जब कत्यूरी वंश लगभग अपनी अंतिम अवस्था में पहुंचा, तो उस समय गढ़वाल पर कुल मिलाकर के 52 गढ़ों के होने का उल्लेख मिलता है। भूला को भी बोलो, शुरू हो गया। ए भूला, पिक्चर शुरू हो गई। अब शुरू हो गई, पिक्चर लगा है। 52 टोटल गढ़ थे। अब देखो, इस 52 गढ़ों में एक गढ़, कल आपने कहानी करी थी, एक गढ़ चमोली जिले में था। उस गढ़ का नाम था चांदपुर गढ़। अब चमोली जिले के अंदर ये जो एक गढ़ था, जिसको बोलते हैं चांदपुर गढ़, उस चांदपुर गढ़ पर कोई कत्यूरी राजा राज कर रहा था, जिसका नाम भानु प्रताप कहते हैं। और फिर आपने पूरी कहानी कल पढ़ ली थी ना, कि चांदपुर गढ़ का एक राजा था जिसे कहते हैं भानु प्रताप। अब ये सुनना मेरी बात को, लेकिन ये सब कहानी का भी कोई लिखित प्रमाण थोड़ी है। ये जो हम कह रहे हैं, कल से जो कहानी कह रहे हैं, उसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है। ये भी तो अंदाजे पर पढ़ा जा रहा है, किंवदंतियों पर। ये भी तुक्का है, मतलब ऐसे ही कहानियां हैं, लोक कथाएं हैं, उसके आधार पर हम इसको पढ़ रहे हैं। तो भाई, चांदपुरगढ़ है, चांदपुरगढ़ का एक राजा है, उसका नाम है भानु प्रताप। और भानु प्रताप का कोई बेटा नहीं। और अब वो क्या करे, तो ऐसे में कहते हैं कि एक कनकपाल नाम का एक आदमी, जिस पर ये कहा जाता है, जिसके बारे में कि ये गुजरात से आया था, गुजरात से। हालांकि आप सबसे बड़ी कहानी को समझना कि ये तो अभी कहानियां चल रही है, लेकिन बाद में जब इतिहास लिखा गया, जब उत्तराखंड राज्य का इतिहास लिखा गया, तो हरिकृष्ण रतूड़ी, आपने सबने नाम सुना होगा, हरिकृष्ण रतूड़ी लिखा गढ़वाल का इतिहास। और इतिहासकार थोड़ा सा प्रामाणिकता पर बात करते हैं। अब उन्होंने देखा कि ये जो पूरी कहानी चल रही है, इस कहानी के हमारे पास लिखित स्रोत नहीं है। तो ये जो हरिकृष्ण रतूड़ी थे, इन्होंने ना एक चिट्ठी लिखी। कहाँ? गुजरात, गुजरात की धार नगरी उन्होंने एक चिट्ठी भेजी। और उस चिट्ठी में लिखा कि सर, हम उत्तराखंड हैं, गढ़वाल के लोग हैं, हमारे यहाँ एक मान्यता है कि लगभग 888 ईस्वी में आपके यहाँ से कोई आदमी यहाँ आया था, उसका नाम हमारे यहाँ कनकपाल कहते हैं। जरा हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन दो कि वो धार नगरी में उस समय, आपका भी तो कोई लिखित इतिहास होगा, तो जरा आप हमें ये बताओ कि ये जो कनकपाल है, ये कौन था, इसके माता पिता कौन, वंश वगैरह वगैरह। तो पता है, धार नगरी गुजरात से जो चिट्ठी आई, उसमें ये कहा गया कि गुजरात की धार नगरी में कनकपाल तो हुआ ही नहीं। उनने कहा हमने 400 साल पहले देख लिया, 400 साल आगे देख लिया, हमारे यहाँ कोई कनकपाल था ही नहीं। तो हमने कहा रहने दो, फिर इस बात को अगर उठा देंगे तो इतिहास नहीं चले, फिर कहाँ से करना, तो कथा भी तो लगानी है। तो बड़े अटपटांग है, मतलब ये जो कहानियां है ना, इनके कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है। जरूरी थोड़ी है कि कनकपाल वहीं से आया हो, पर हमारे राज्य में ऐतिहासिक स्रोतों की कमी है, इसलिए हम लोक कथा पर ही मान रहे हैं, इसी मान्यता को मान रहे हैं। हम भी यही मानते हैं कि हाँ जी ठीक है, आप गुजरात की धार नगरी से आए हुए राजा हो कुछ भी सकता है, कुछ भी व्यवस्था हो सकती है। हो सकता है यहीं के कत्यूरी रहे हो, सभी तो हो सकता है कि जो कत्यूरी थे वही परमार हो गए हो। तो उसमें ज्यादा विश्वास नहीं करते, क्योंकि सामाजिक व्यवस्थाएं बदल गई बाद में। तब कहते चलो ठीक है, ये कनकपाल आया। तब ये कनकपाल आया, चांदपुरगढ़ में भानु प्रताप की बेटी से विवाह किया, और इस कनकपाल ने अपना एक नया वंश चलाया। उसी वंश को हम क्या कहते हैं? परमार। तो ये परमार नाम का जो वंश है ना, ये सिर्फ एक गढ़ का वंश है, बस आप समझो पहले। ये परमार नाम की जो राजा है, ये पूरे उत्तराखंड में एक क्षेत्र है गढ़वाल, और उस गढ़वाल में भी है 52 गढ़, और उन 52 गढ़ों में एक गढ़ का राजा है। तो ये एक गढ़ पर स्थापित होने वाला वंश है। धीरे धीरे इसका, इस वंश का जब विस्तार हुआ, तब ये जो है कि पूरे के पूरे गढ़वाल के राजा हो गए। ठीक है, तो अब जैसे ही हम मध्यकाल में आते हैं तो कत्यूरी वंश हो जाता है खत्म, और अब गढ़वाल के एक वंश के बारे में पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं परमार वंश। तो आप टॉपिक डालो सबसे पहले, गढ़वाल का परमार वंश।
ठीक है, सबसे पहले इस वंश के बारे में हम पढ़ते हैं। गढ़वाल का परमार वंश, गढ़वाल पर राज करने वाला, मध्यकाल में जिस वंश ने हमारे राज्य पर शासन किया उसे कहते हैं परमार वंश। ठीक है, हमारे राज्य पर शासन करने वाला एक प्रमुख वंश माना जाता है, इसको बोलते हैं परमार वंश। अब देखो ये परमार वंश के बारे में ये कहानी है कि परमार वंश के ये जो राजा हुए ये 888 ईस्वी से लेकर और 1804, ये है परमार वंश के राजाओं के शासन का प्रथम खंड, पहला खंड। सबसे पहले परमार वंश के इन राजाओं ने 888 ईस्वी से लेकर 1804 ईस्वी तक हमारे राज्य पर शासन किया। 1804 में हमारे राज्य के अंदर गढ़वाल क्षेत्र में गोरखा आ गए। जब गोरखा आए तो गोरखाओं ने परमार वंश के राजाओं को यहां से भगा दिया। तो परमार वंश के जितने भी राजा थे वो इस राज्य से चले गए और उनके जाने के बाद कई वर्षों तक, लगभग 10 वर्षों तक गोरखाओं का शासन रहा। फिर गोरखाओं ने अंग्रेजों की मदद मांगी और अंग्रेजों की मदद नहीं, सुदर्शन शाह माने राजाओं ने अंग्रेजों की मदद मांगी और अंग्रेजों की मदद से गोरखाओं को इस राज्य से भगा दिया गया। तब ये परमार वंश के राजा दोबारा सत्ता में आते हैं। तो पहला खंड तो इनका हमको यहां पढ़ना है, 888 से 1804। ये वो समय है जब परमार वंश के राजा सारे गढ़वाल पर राज करते थे। फिर इसके बाद 1815 ईस्वी से लेकर 1949, ये वो दौर है जब परमार वंश के राजाओं ने फिर से शासन किया। पर जब वो दोबारा सत्ता में आए तब वो पूरे गढ़वाल के राजा नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ टिहरी के राजा थे। तो तब उनकी रियासत छोटी हो गई। तो हमें अपने इतिहास में ये 2 पोर्शन पढ़ने, एक तो पहला खंड, फर्स्ट पोर्शन, पहले खंड में हम परमार वंश के राजाओं के बारे में पढ़ते हैं 888 से 1804। ये पहला दौर है जब परमार वंश के राजाओं ने हमारे राज्य पर शासन किया। तो पहले इतनी कहानी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद गोरखा वोरखा आ जाए तो हमारी सेकंड कहानी स्टार्ट होगी कि भाई 1815 ईस्वी से लेकर 1949 ईस्वी तक टिहरी रियासत, फिर उसको हम नाम दे देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अभी तक जितनी बातें आई है उतनी बातें मैं लिख देता हूं कि भाई ये जो परमार वंश है, इन परमार वंश का संस्थापक राजा किसे माना जाता है? तो संस्थापक राजा मानते हैं कनकपाल, कि कनकपाल नाम का एक आदमी जो गुजरात के धार नगरी से आया था। गुजरात की धार नगरी से आए हुए राजकुमार कनकपाल को इस वंश का संस्थापक माना जाता है। कब इसने परमार वंश की स्थापना करी? तो जनरली 888 ईस्वी, ये एक तिथि है जो हमें हरिकृष्ण रतूड़ी के द्वारा अपनी किताबों में बताया गया है कि 888 ईस्वी में कनकपाल नाम के राजा ने, राजकुमार ने परमार वंश को स्थापित किया। और कहां पर यह वंश स्थापित हुआ? तो कहानी यह है कि यह वंश जो है, इसकी जो राजधानी है वो चांदपुरगढ़ को बनाया गया। तो चांदपुरगढ़ में आज भी हमें गढ़ के अवशेष दिखाई देते हैं, तो हम भरोसा कर लेते हैं इस कहानी पर। तो 888 ईस्वी में गुजरात के धार नगरी से आए हुए राजकुमार कनकपाल ने परमार वंश स्थापित किया और उसकी राजधानी कहां पर बनाई? चांदपुरगढ़, चमोली जिले में चांदपुरगढ़ को इसने इस राज्य की राजधानी स्थापित करी। अब इतिहास पढ़ रहे हैं तो मैं एक बात और आपको क्लियर कर दूं कि जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है, खासकर मिडिएवल, अब इस इतिहास में लगभग तुम अंदर घुसने वाले हो, तो इस इतिहास का एक बहुत बढ़िया पार्ट पहले आप समझो कि हमारे मध्यकालीन इतिहास का, खासकर मध्यकालीन इतिहास के 2 अंग है। एक है स्टोरी, कथा, क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। तो मध्यकालीन इतिहास का जो स्टोरी वाला पार्ट है वो मुझे लगता है कि पूरे उत्तराखंड के सिलेबस का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। मजा, मतलब ऐसा हुआ, आप खुद जानना चाहते हैं उस चीज को, अच्छा लगता है। याद नहीं करना उसको घर में, यही याद हो जाता है वो, उसको ऐसा वापिस नहीं पढ़ना है, तो बहुत मजा आता है। पर वो पेपर में नहीं आता। मजा आता है उसमें भयंकर, पेपर में नहीं आता हो, कभी कभार आ जाता है उसमें 1-2 क्वेश्चन ना, कभी कभार बाई चांस। और दूसरा पार्ट है प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, वो बोरिंग लगता है पर वो पेपर में आता भाई, हर पेपर में प्रशासन। तो प्रशासन इंपॉर्टेंट है कहानियों से, लेकिन फिर दिक्कत एक और भी है कि जब तक कहानी पता ना हो तो फिर प्रशासन आप निकाल नहीं पाओगे। तो अच्छे से पढ़ना स्टोरी को भी प्रशासन के लिए, पर उसको इतना सीरियस मत ले लेना कि कई बार बच्चों को ये लगता है उनको स्टोरी पता चल गई, मुझे आ जाता है परमार वंश पूरा। भाई कहानियों से प्रश्न कम आएंगे आपको प्रश्न जो है ना वो पूछे जाते हैं प्रशासन से, पर प्रशासन में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए हमें कहानियां चाहिए होती है। तो पहला पार्ट स्टोरी वाला है, बहुत ज्यादा सीरियस भी मत लेना उसको, मतलब ऐसे ही फटाफट याद हो जाएगा।
तो पहली कहानी तो ये आ गई कि कनकपाल नाम का एक आदमी था, 888 में उसने चांदपुरगढ़ में अपने राज्य की राजधानी स्थापित करी। और किससे शादी ब्याह किया वो तो हो जाएगा ना, भानु प्रताप इसकी लड़की चित्रवीणा, कौन सा सच है, तो ऐसे ही बोल रखा तो किंवदंती है। चलो इसने यहाँ स्थापित करी। क्या काम किया है कनकपाल ने? कनकपाल ने काम क्या किया? तो सर कनकपाल का सबसे इंपॉर्टेंट काम यह है कि उसने चांदपुरगढ़ में एक नई सामाजिक व्यवस्था प्रारंभ करी ना। कल आपने कहानी देखी थी कि वो जब आया यहाँ पर, तो यहाँ आकर के यहाँ के तो सारे लोग कत्यूरी हैं, यहाँ पर रहने वाले लोग, उनकी तो राजभाषा संस्कृत है, वो तो संस्कृत में बात कर रहे हैं वगैरह वगैरह वगैरह। तो वो भाई वापिस गया अपने उधर जहां से आया था और वहां से अपनी कम्युनिटी के लोगों को लेकर के आया। ठीक है, जब वो अपनी कम्युनिटी के लोगों को यहां पर लेकर के आएगा तो अपनी कम्युनिटी के लोगों को लाने का मतलब है कि भैया नए नियम, नई सामाजिक व्यवस्था का मतलब क्या है? नए नियम, जो नियम आप आज तक फॉलो कर रहे थे उनके स्थान पर नए नियमों को फॉलो करना, वही है नई सामाजिक व्यवस्था। तो कनकपाल ने नई सामाजिक व्यवस्था स्थापित करी। तो लो जी, पहला राजा इस वंश का किसको मानते हैं हम? कनकपाल। परमार वंश का प्रथम शासक कनकपाल को माना जाता है। और उसके बारे में कहते हैं कि उसने गढ़वाल के अंदर एक गढ़ था जिसको बोलते हैं चांदपुरगढ़, यहाँ पर अपना राज्य स्थापित किया वगैरह वगैरह। अब इस कनकपाल का राज्य हो गया ये देखो, ये कनकपाल का राज्य है। चांदपुरगढ़ जो है ये कनकपाल का राज्य हो गया। अब कुछ नहीं होगा, इसके बाद इसी कनकपाल के जो वंशज हैं, इसी के जो बच्चे हैं, वो वहां पर शासन करते हैं। कनकपाल के बाद परमार वंश के जिन राजाओं ने चांदपुरगढ़ पर शासन किया, उन राजाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के हमारे पास स्रोत नहीं है। अब नहीं है तो नहीं है, तो हमें ये नहीं पता है कि अब अगला राजा जो है ना वो काम क्या करता है। हमें अगले राजा का नाम पता है पर वो काम क्या करता है वो नहीं पता। नाम कहां से पता? तो गढ़वाल क्षेत्र में एक बहुत पुरानी परंपरा है, कुमाऊं में भी है, वंशावली की परंपरा। वंशावली, अगर कोई पुराने लोग हो आपके गांव में अभी भी, तो वो लोग वंशावली बनाते हैं। वंशावली का मतलब होता है एक दस्तावेज जिस पर आपके पूर्वजों के नाम लिखे और आपके पिताजी वो आपको सौंप के चले जाएंगे। आप अपना नाम लिखोगे, आप अपने बच्चों को सौंपोगे, अगले को सौंपोगे, अगले को सौंपोगे, और आपको पता चलता रहेगा हमारी फैमिली कहाँ से आई है। तो ये जो परमार वंश के राजा है, इन परमार वंश के राजाओं की हमें वंशावली मिली है। तो इनकी वंशावली में कनकपाल से लेकर के और राजा आपका मानवेंद्र शाह तक सभी राजाओं के नाम क्रम से लिखे। तो हमें नाम तो सबके पता है पर काम बस कुछ के पता है, काम नहीं सबके पता। क्यों? क्योंकि उस समय दिक्कत क्या है कि ये राजा लोग शासन तो किए यहाँ पर इन राजाओं ने इतिहास का लेखन लिखवाया नहीं। इतिहास अब क्या पता लिखवाया हो, ऐसा भी हो सकता है लिखवाया हो वो नष्ट हो गया हो, कहीं चले गया हो सकता है मिल जाए कल परसों किसी के हाथ लग जाए। पर अभी हमारे पास कनकपाल के बाद जो परमार वंश के राजा हुए उनके बारे में बहुत ज्यादा जानकारियां नहीं है। कुछ राजाओं के मैं नाम लिख देता हूं, बस इतनी बात आपको समझ में आ गई कि यहाँ पर 52 गढ़ थे। 52 गढ़ों में किसी एक गढ़ में, सबका राजा नहीं है कनकपाल, 52 गढ़ों में से सिर्फ एक गढ़ का राजा है कनकपाल। तो लो, परमार वंश का सबसे पहला राजा मानते कनकपाल। फिर कहते हैं इसकी मृत्यु के बाद उसी चांदपुरगढ़ पर एक राजा आया, उसका नाम था श्यामपाल। उसके श्यामपाल ने क्या किया हमें क्या पता, चलते रहो। पांडुपाल एक राजा था, एक राजा फिर आया अभिगत पाल। ऐसे पता नहीं कौन कौन पाल आते रहेंगे, कई सारे पाल आएंगे। इन्होंने क्या कार्य करवाया पता नहीं, बस वंशावली में इनके नाम लिखे, कनकपाल, श्यामपाल, पांडुपाल, अभिगत पाल। ये परमार वंश के प्रारंभिक राजा है। और परमार वंश के ये जो प्रारंभिक राजा है ये कहां पर शासन करते थे? तो सर ये चांदपुरगढ़ पर शासन करते थे। इनको घमंड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इनके जैसे 51 और राजा है वहां। टोटल कितने हैं? 52। तो 52 में से तो ये सिर्फ एक ही गढ़ के राजा है, कनकपाल, श्यामपाल, पांडुपाल, अभिगत पाल। अब क्या हुआ ना, इसके बाद राजा चलते रहे। बीच बीच में कुछ राजाओं के हमको प्रमाण मिल जाते हैं। बीच बीच में ना कुछ राजा है जिनके हमें प्रमाण मिल जाते हैं। जैसे कनकपाल, श्यामपाल, पांडुपाल, अभिगत पाल के बाद एक राजा है जिसका नाम है सोनपाल। वैसे आप क्रम में देखोगे तो ये 24वें नंबर का राजा हुआ इनका, मतलब 23 हो गए थे और 23 के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं चल रहा है। तो इन्हीं राजाओं में फिर एक राजा आता है परमार वंश का जिसका नाम कहते हैं सोनपाल। इस सोनपाल नाम के राजा के साथ एक कथा जुड़ी है प्राचीन काल से। ये कहते हैं कि ये जो सोनपाल नाम का राजा था, अब देखो परमार वंश के राजाओं की राजधानी कहां थी?
चांदपुरगढ़। लेकिन कहते हैं जब इनका राजा सोनपाल हुआ तो सोनपाल नाम की राजा ने इनकी राजधानी यहां से यहां कहीं ला दी। यहां कहीं जहां राजधानी को ये ले गया उस जगह का नाम कहते हैं भिलंग घाटी। भिलंग घाटी मतलब भिलंगना नदी घाटी। और भिलंगना नदी घाटी कहाँ है? टिहरी के आसपास, टिहरी रुद्रप्रयाग के बीच में है भिलंगना नदी घाटी। तो ऐसा कहते हैं कि सोनपाल नाम का जो राजा है वो परमार वंश की राजधानी चांदपुरगढ़ से भिलंग घाटी लाया। कब? पता नहीं। क्यों? पता नहीं। पूरी लाया? पता नहीं। आधा लाया? पता नहीं। अच्छा, नहीं पता तो नहीं पता, बस इतना पता है कि इसके नाम के साथ भिलंग घाटी जुड़ा हुआ है। तो हम ये मानते हैं कि लाया होगा भाई कुछ, क्या पता गर्मियों के लिए लाया। पागल ही होगा जो गर्मियों के लिए लाएगा। चमोली से नीचे कहा ना, गर्मी में तो चमोली में है मौसम बढ़िया, चांदपुरगढ़ में। तो भाई जी सर्दियों में लाया, घाम ताप ने, पता नहीं क्यों लाया तो ना। अब जब नहीं पता तो नहीं पता, पर इतना पता है कि इसके साथ भिलंग घाटी शब्द जुड़ा हुआ है। तो सोनपाल में आप एक पॉइंट लिखना, सोनपाल ने परमार वंश की राजधानी भिलंग घाटी में भी स्थापित करी। ठीक है, भिलंग घाटी। अब उस डिबेट पर नहीं जाते, बहुत बड़ा डिबेट है उत्तराखंड में, तो डिबेट बहुत बड़ा है कि भिलंग घाटी पहले राजधानी कहां थी? चांदपुरगढ़। अब फिर बोले ये राजधानी लाया भिलंग घाटी। फिर हमारे राज्य में इतिहासकारों का एक वर्ग है जो कहता है चल ऐसा नहीं हुआ। बोले कुछ लोग कहते हैं ऐसा थोड़ी हुआ। उन्होंने कहा पहले राजधानी भिलंग घाटी थी। हमारे वंश की राजधानी पहले, ये परमार वंश की पहले राजधानी भिलंग घाटी थी, बाद में चांदपुरगढ़ गई। हमने कहा भाई जी ऐसा क्यों बोल रहे? तो कुछ लोग ऐसे हैं इतिहासकारों में जो कहते हैं कि इस वंश का संस्थापक यही है, सोनपाल। फिर हमने कहा ऐसे कैसे, तो कनकपाल था। तो उन्होंने कहा कनक का अर्थ सोना ही तो होता है। तो पता नहीं क्या क्या लग रहा है, तो छोड़ो, उनकी नहीं सुननी। मतलब है कुछ ऐसे भी जो ऐसा कहते हैं कि इस वंश का संस्थापक ही सोनपाल है, वो सबसे पहले भिलंग घाटी ही आया था, अतः चांदपुरगढ़ गया। तो बनी बनाई व्यवस्था बिगड़ जाएगी फिर, है ना। हम उसके रिसर्च में घुसेंगे तो इतने स्रोत है नहीं कि हम एक रिजल्ट पर पहुंचे। तो हम उसी बनी बनी व्यवस्था में चल रहे हैं कि जो कहानी चल रही थी कि परमार वंश का संस्थापक राजा कनकपाल, श्यामपाल, पांडुपाल, अभिगतपाल, फिर एक राजा हुआ, इस राजा का नाम है सोनपाल। पहले मैं कहानी को थोड़ा आगे बढ़ा दूं, आप मुझे बस इतनी एक बेसिक सी बात समझो। देखो हमको आगे ना मैं बहुत बड़ी बड़ी कथाएं बोलूंगा, तुमको लगेगा जैसे मैं इन्हीं के वंश से हूं। कई बार तुमको ऐसा भी लगेगा कि गुरुजी इन्हीं का वंश से तो नहीं है, है ना। तो इतनी कहानियां हमको कैसे पता चलेगी? देखो ये जैसे सोनपाल है ना, सोनपाल, ये पाल चलते रहेंगे राजा। ये राजाओं की लिस्ट है। इस वंश में टोटल 60 राजा हुए। चले 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 चले, यहां बैठे किसी राजा ने इतिहास लिखा दिया। आगे आने वाले राजाओं में एक राजा ने इतिहास लिखवा दिया। तो उसने लिखवाया तो उसको तब तो आसान हो गया ना पढ़ना, बस हमको वही कहानी पढ़नी है। पर जिसने इतिहास लिखाया वो शुरू से के बारे में नहीं जानता था ना। तुम भी तो नहीं जानते हो, तुम जानते हो? बताओ आप अपने दादा के दादा के दादा के परदादा के परदादा के उसका बताओ, नाम तक नहीं पता। तो इसके साथ भी तो वही दिक्कत होगी ना। ये कनकपाल के बारे में क्या जान पाएगा? तो तुमको कब तक याद रखा जाएगा? तुमको, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे नाती, जो नाती के बच्चे होंगे वो आपको याद रख पाएंगे? जैसे ये ना प्रिया ने साफ मना कर दिया, नो नहीं रख पाएंगे। तो हमें पूरा विश्वास है कि हमारे नाती के बच्चों तक हमारी कहानी खत्म हो चुकी होगी। परंतु यदि तुम थोड़ा कुछ कर जाओ मतलब इस दुनिया में, तो शायद आपको याद रखा जा सकता है, हल्का फुल्का याद रखा जा सकता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो महात्मा गांधी था, ये था थोड़ा फेमस आदमी। तो महात्मा गांधी के जो नाती पोते हैं उनको पता है कि हमारा दादा था महात्मा गांधी। हाँ, ये हमेशा चलता रहेगा। अमिताभ बच्चन जो है ना, उसकी कहानी नहीं होगी 3 पीढ़ी में खत्म। अमिताभ बच्चन के पोते के पोते के पोते के पोते के पोते भी उसको याद करेंगे, वो देख हमारा दादा, जंजीर पिक्चर देख रहेंगे ना, ये हमारा दादा है। तो बोलने का मतलब क्या है कि आपकी पीढ़ी में, अगर आपकी पीढ़ी में कोई महापुरुष हुआ हो तब थोड़ी भूलते उसको। अगर आपकी पीढ़ी में कोई महापुरुष हुआ होगा तब उसको नहीं भूला जाता है। उसकी कहानियां तो चलती रहती है आगे, पीढ़ी दर पीढ़ी उसकी कथा आगे चलती रहती है। तो ये जो आदमी है ना, ये जो इतिहास लिखा रहा है, इसका नाम था मानसा। पहले आप आगे की एक बात समझो, ये मानसा नाम का एक राजा था जिसने सबसे पहले परमार वंश का इतिहास लिखवाया। तो इस मानसा ने जब इतिहास लिखवाया तो जो इसका राजकवि इतिहास लिख रहा था भरत, तो उसने कहा चल मैं तू बोलो मैं लिख रहा, कहां से करना शुरू बताओ। तो ये जब पीछे गया ना, तो इसको अपने पापा के बारे में सब पता था, दादा के बारे में पता था, सहजपाल के बारे में, उससे पहले नहीं पता था। तो ये गया पीछे पीछे, इसने कहा यार मैंने कथा सुनी है कि हमारी फैमिली में एक बहुत भयंकर था अजय पाल, सुना था ना। तो उसने अपना इतिहास लेखन यहां से शुरू करवाया।
तो जितना भी हमारे पास लिखित साहित्य है ना, वो अजय पाल से शुरू हुआ, लिखा हुआ सब हमें अजय पाल से मिला। और उससे पहले की जो वंशावलियां हैं वो ऐसे ही तुक्के में चल रही है, कभी किसी की भिलंग घाटी, कभी किसी का सोने का सिक्का मिल गया, किसी का अभिलेख मिल गया। तो एक अजय पाल से पहले के जो राजा है उनका लिखित इतिहास नहीं है, वो लिखा हुआ नहीं है, तो हम अंदाजे के आधार पर पढ़ रहे हैं उसको। तो आप देखो इतिहास बहुत बाद में लिखा गया, मानसा है उसने ये इतिहास लिखवाया। तो आप समझो, सबसे पहले कनकपाल, श्यामपाल, पांडुपाल, अभिगतपाल। अब एक 24वें नंबर का राजा आता है सोनपाल। इसके बारे में कहानी क्या प्रचलित है कि भाई इसने राजधानी भिलंग घाटी लाई, क्यों लाई, कब लाई, हमें नहीं पता, खत्म करो इसको, आगे चलो। आगे जाकर के इसी सोनपाल की फैमिली में एक राजा का नाम मिलता है लक्षण देव, ये एक राजा मिलता है, अलग अलग कहते हैं, कुछ उसको लक्ष्मण देव कहते हैं, कुछ उसको लखन देव कहते हैं, लक्षण देव है उसका नाम, सीधा सीधा लक्षण देव। तो ये परमार वंश का एक और राजा मिलता है। ये राजा क्यों फेमस है भाई, इस राजा का हमें एक ताम्र मुद्रा मिली, इसका एक तांबे का सिक्का मिला है जिसमें उसने लिखा है लक्षण देव। हमको एक सिक्का मिला भिलंग घाटी से, उसमें लिखा हुआ था लक्षण देव। और फिर हमने जब वो पढ़ा, वंशावली पढ़ी, वहां भी लिखा था लक्षण देव, तो हमने कहा इसी का होगा, ऐसा भी हो सकता किसी और का हो, पर चलो तो फिर इस परमार वंश में शुरुआती राजाओं में आप देखो कनकपाल, श्यामपाल, पांडुपाल, अभिगतपाल। फिर इधर एक राजा है उसका नाम था सोनपाल। सोनपाल से आगे एक राजा है लक्षण देव। क्यों फेमस है लक्षण देव, वही लक्षण देव की हमें एक मुद्रा मिली है, बाद में लिखना प्रशासन में कि ताम्र मुद्रा का प्रकाशन या सर्वप्रथम मुद्रा छापी किसने, तो लक्षण देव ने। फिर लक्षण देव से हम आगे चले तो यहाँ एक राजा मिलता है उसका नाम है अनंतपाल। अनंतपाल नाम का एक और राजा मिला। अनंतपाल नाम का राजा क्यों फेमस हुआ, इसका हमें एक अभिलेख मिला है। कौन सा, धारसिल अभिलेख। धारसिल रुद्रप्रयाग में एक जगह है और रुद्रप्रयाग के धारसिल नामक स्थान से हमें एक राजा का अभिलेख मिला, उस राजा का नाम अनंतपाल है। तो हमने कहा ठीक है, वंशावली में भी आ ही रहा है नाम, इसका मतलब हाँ भाई, तभी तो अंदाजा लगाया कि अजय पाल से पहले भी राजा थे, क्योंकि लिखने में तो अजय पाल से ही कहानी शुरू हुई है। तो हमने कहा हाँ ना, इससे पहले भी थे। तो ऐसे कुछ राजा मिलते हैं, परमार वंश के प्रारंभिक शासक हैं ये जिन परमार वंश के राजाओं के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ये कहाँ के राजा हैं, तो सर ये चांदपुरगढ़ के राजा हैं। ये चांदपुरगढ़ पर शासन करते हैं, इनका क्षेत्र बहुत छोटा है। तो कनकपाल, श्यामपाल, सोनपाल, लक्षणदेव, अनंतपाल। फिर एक राजा का नाम मिलता है, इस राजा का नाम था जगतपाल। जगतपाल, इस राजा का हमें देवप्रयाग में एक मंदिर है, रघुनाथ घाट मंदिर। देवप्रयाग के रघुनाथ घाट के मंदिर से इस राजा का हमें एक ताम्र पत्र मिला है, तांबे का पत्र, जो जगतपाल नाम के राजा है। कहानी नहीं है अभी, कहानी है नहीं, इन्होंने क्या किया, कब किया, कैसे किया, हमें क्या पता, हमको नहीं पता कि इन्होंने कैसे, कब, क्या, कहां किया। तो जगतपाल नाम का एक राजा हुआ परमार वंश में, और उस राजा का हमें देवप्रयाग के रघुनाथ घाट मंदिर से एक ताम्र पत्र प्राप्त हुआ है। और इस ताम्र पत्र ने यह बता दिया कि हाँ जी ऐसा ऐसा भी था। ठीक है, जगतपाल, देवप्रयाग के रघुनाथ घाट मंदिर से हमें इस राजा का ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है, जो देवप्रयाग का रघुनाथ घाट मंदिर है। फिर बाद में प्रशासन में कहानियां आप लिखते रहे ना, जैसे इसको रजबार कहते, ऐसा कहते, वैसा कहते। मोटी मोटी कहानी ये है कि गुजरात की धार नगरी से एक आदमी आया था जिसका नाम था कनकपाल। उस कनकपाल ने चांदपुरगढ़ में अपना राज्य स्थापित किया, और चांदपुरगढ़ में अपना राज्य स्थापित करने के बाद उसके वंशजों ने उसी चांदपुरगढ़ पर राज किया। इन सभी राजाओं को सम्मिलित रूप से हम परमार वंश का राजा कहते हैं। हम कहते हैं कि ये किस वंश के थे, तब कहेंगे कि ये परमार वंश के थे। तो ऐसा करते करते इनके 36 राजा निपट गए। 36 राजाओं के निपटने के बाद कहते हैं इनकी फैमिली में फिर एक राजा हुआ, उस राजा का नाम था अजयपाल। फिर इनकी फैमिली में एक राजा आया, इस राजा का नाम था अजयपाल। अजयपाल गढ़वाल पर या चांदपुरगढ़ पर कब राजा बना, कब बना, तो पता नहीं कब बना भाई। सच बात तो ये है ना कि जिन्होंने लिखा भी है इतिहास, उन्होंने कौन सा डेट लिखी, उन्होंने बताया कि एक था अजयपाल, पर कब था ये नहीं कहा। तो ये कब से कब तक राजा है इसका कोई प्रमाण नहीं है। इसके जीवन काल में होने वाली घटनाओं के आधार पर इतिहासकारों ने इसका एक समय सीमा बनाई है। आप समझ रहे इसको, बात को, ईयर को लेके बहुत ज्यादा टेंशन मत लेना। जब आप इतिहास पढ़ रहे हो, खासकर मध्यकाल का शुरुआती दौर पढ़ रहे हो, तो कई बार लड़ाई करते आपस में। ग्वालदम युद्ध कब हुआ, 81, और 2 ने वहां मुक्का हो गए थे पिछली बार बैच में। 91 में हुआ मुक्का मारा। अब पता किसी को नहीं है भाई, किसी को नहीं पता युद्ध कब हुआ, किसी को नहीं पता कि ये राजा कब था। पर इसके जीवन काल में जो घटनाएं हुई उनके आधार पर इतिहासकार इसका एक समय निर्धारित करेंगे कि संभवतः ये हो,
शायद ये हो टाइम पीरियड। तो शुरुआती राजा है, हमें क्या पता कब से कब तक राजा रहा। तो जो आधुनिक इतिहासकार है वो ये कहते हैं कि अजय पाल गढ़वाल की राजगद्दी पर 1490 से लेकर, और नहीं 1400 तो बहुत आगे हम पहुंच गए, ये 1300 नहीं, 1300 में भी मत पहुंचाओ। उधर कुमाऊं का एक राजा था, 1400 तो नहीं आएगा। हाँ, इसको बोलते हैं लगभग आप 1360 से 1390, है ना लगभग। राजधानी कब, अच्छा 13 तो 1500 में चलो सीधा। हाँ 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 1560 भी नहीं होगा, 1400 ठीक लिख रहे थे, ठीक लिख रहे थे। 1519 तक ये राजा रहा और 1490 से रहा। लो हो गया फिट, यहां से यहां तक ऐसा मानते कि 1490 संभवतः ना, शायद अर्थात 1490 क्यों माना कि कुमाऊं का एक राजा है कीर्ति चंद, उसका टाइम भी मैच हो जाए, 1519 श्रीनगर की कहानियां भी आ जाए। तो ये आज के इतिहासकारों की कहानी, जो पुराने थे ना, जैसे राहुल सांकृत्यायन, ऐसे कुछ डाउट वाले क्वेश्चन मिलते हैं आपको किताब में, जहां आपको लिखा हुआ मिल जाए कि कुमाऊं के चंद वंश का एक राजा था जिसका नाम था गरुड़ चंद, और गरुड़ चंद जो है दिल्ली दरबार में, किसके दरबार में गया, वो सबसे पढ़ा लिखा राजा कौन था वहां का, दिल्ली का ना, पढ़ा लिखा था जो सबसे इंटेलिजेंट राजा कौन है, मोहम्मद तुगलक। तो आप किताब पढ़ोगे ना तो वहां मिलेगा आपको कि वो राजा मोहम्मद शाह तुगलक के दरबार में गया। आज वालों ने कहा नहीं नहीं फिरोज शाह तुगलक। तो ये ईयर में इतने चेंजेस क्यों आए। जैसे आप पढ़ते कि बलभद्र शाह को शाह की उपाधि उसने दी बहलो लोदी। तो ये ईयर में दिक्कत इसलिए है क्योंकि जो पहले के राइटर थे ना, राहुल सांकृत्यायन और बाकी लोग, वो कहते हैं कि अजय पाल 1300 ईस्वी के आसपास का राजा था, और आज के राजाओं ने कह दिया 1400 के आसपास का राजा था। तो ये इस टाइम पे राजा था, इसका प्रमाण थोड़ी है फिर कोई, ऐसा थोड़ी कि 1490। तुमको कैसे पता 1490 में राजा था। जो इतिहास लिखवा रहा है वो इससे 10 पीढ़ी बाद का है, इसके 10 पीढ़ी बाद का। वो तुम्हारे दादा की डेट ऑफ बर्थ बोलो तो दादा की नहीं पता यहाँ डेट ऑफ बर्थ ना, जिनका होगा जिंदा दादा, उनको दादा को खुद नहीं पता। दिक्कत ये है दादा को खुद नहीं पता मेरी डेट ऑफ बर्थ क्या है, होती ही नहीं भाई डेट ऑफ बर्थ। तो अब आप ये समझो 10 पीढ़ी पहले के आदमी का ये बता देना कि वो कब राज कर रहा है, बहुत थोड़ा कठिन होगा ना। तो अंदाजा है कि 1490 से 1519 तक अजय पाल नाम का एक आदमी चांदपुर गढ़ की गद्दी पर बैठा, और फिर उसके बारे में कथाएं शुरू हुई। क्या थी कहानी देखो, कहते हैं कि 1490, अब देखो सबसे पहले अब आप पूरी कहानी को बनाओ कि परमार वंश का संस्थापक राजा कौन है। कौन है संस्थापक राजा, कनकपाल। कनकपाल इस वंश का संस्थापक राजा था, ठीक है जी, वो बढ़िया बात होगी। फिर कनकपाल कहाँ राज करता था सर, चांदपुरगढ़ पर। इसके बाद कनकपाल के जो भी फैमिली में श्यामपाल, पंडुपाल, अभिगतपाल, बस इस गढ़ पर राज करते थे, और इनके जैसे 51 और राजा थे यहाँ पर जो शासन कर रहे थे, और ये सब कहानी चल रही थी। फिर कहते हैं इनकी फैमिली में एक राजा बना, इस राजा का नाम था अजय पाल। अब जैसे ही ये अजय पाल इनकी गद्दी पर राज करने आया, वैसे ही कहते हैं कि इसी समय कुमाऊं में जो चंपावत है ना, उस चंपावत में भी एक चंद वंश स्थापित हुआ, और इस समय कुमाऊं पर चंद वंश का एक राजा था, उसका नाम था कीर्तिचंद। कीर्तिचंद नाम का ये राजा अपना साम्राज्य विस्तार करते करते अल्मोड़ा से बागेश्वर पहुंचा, और एक दिन जब उसने बागेश्वर को भी जीत लिया तो उसने बल सीधा इस राज्य पर अटैक कर दिया। कहानी 1491 की बताई जाती। पहले आप बस कहानी को एक बार अपने दिमाग में बैठाओ। क्या हुआ बल कि जैसे ही अजय पाल राजा बना, तो अजय पाल के राजा बनते ही कुमाऊं में चंद वंश के शासक कीर्तिचंद ने अपना राज्य का साम्राज्य विस्तार करते करते और एक दिन सीधा चांदपुरगढ़ पर अटैक कर दिया। जब चांदपुरगढ़ पर आक्रमण हुआ कीर्तिचंद का, तब वहां का राजा कौन था, तब वहां का राजा अजय पाल था। तो उसकी राज्य में जितनी भी सेना थी तो खलबली मच गई, क्योंकि इससे पहले इतने राजा हुए तो लड़ाई झगड़ा हुआ ही नहीं। जब लड़ाई झगड़ा हुआ ही नहीं तो अचानक से फिर उसके सैनिकों ने आके बोला कि अर्जुन भाई आक्रमण हो गया यहाँ ना, अटैक हो गया। अटैक हो गया तो इसने कहा आप क्या करें, चलो लड़ने चलो। अब दिक्कत ये होगी कि लड़ना ही नहीं आता, आज तक इनके युद्ध ही नहीं हुए थे। जब युद्ध ही नहीं हुए तो लड़ना ही नहीं आता। तब गए कहीं तलवार ढूंढने, तो तलवार ढूंढी, तलवार खुंडी हो रखी क्या है ना, आक्रमण कभी लड़े ही नहीं। तो तब निकले तलवार तुलवार लेके, फिर युद्ध में चलानी नहीं आ रही, वो लड़ाई झगड़ा हुआ, हार गया अजय पाल। ऐसा इतिहास में वर्णित है कि 1491 में जब कीर्तिचंद ने गढ़वाल के राजा पर आक्रमण किया तो उस युद्ध में गढ़वाल का राजा अजय पाल पराजित हुआ। अब वो हार गया।
फिर परमार वंश के राजाओं के बारे में कहते हैं कि ये जो राजा है, ये राजा सोने के सिंहासन पर बैठते थे, इनके पास स्वर्ण सिंहासन था। हो भी सकता है बद्रीनाथ के अधिपति होते थे, तो कहते हैं सोने के सिंहासन पर बैठते। तो 1491 में कीर्ति चंद आया, उसने इसको पराजित कर दिया। फिर 1492 में अगले साल ये जो बागेश्वर था ना, बागेश्वर, यहां पर कहते कोई कत्यूरी राजा था बागेश्वर का, इसने दोबारा अटैक कर दिया। 1491 में कीर्ति चंद से हारा अजयपाल, और 1492 में बागेश्वर का कोई कत्यूरी राजा, उसने चांदपुर गढ़ पर अटैक कर दिया। लड़ाई हुई, अजयपाल फिर पराजित हुआ। लेकिन 1492 में ऐसा कहते हैं बागेश्वर का कत्यूरी राजा अजयपाल का सोने का सिंहासन चुरा के ले गया। लड़ाई झगड़ा हुआ, उसने कहा उठा कुर्सी, अब कुर्सी लेके ही भाग गया। अब अजयपाल आज से पहले सोने का सिंहासन, एटीट्यूड में बैठेगा ना आदमी, सोने की कुर्सी हो तो अब कुर्सी ही गई, तो उसको बहुत अजीब टाइप का लगा अजयपाल को। फिर प्रजा भी उसको देख रही थी इस उद्देश्य से कि कितना खत्म है रे तू, ना पिट राजा है तू हमारा, हमेशा पिटता, थप्पड़ ही थप्पड़ खा रहा भाई। अब किस पे बैठेगा, कुर्सी है गई, एक तो थी कुर्सी पूरे राज्य में, एक तो थी वो भी गई, अब कहा पत्थर पे बैठेगा वहां ना, गया कुर्सी। तो फिर कहते हैं अजयपाल को ये बात बुरी लगी, और उसके बाद वो जंगल में गया। जंगल में जाके उसने भगवान शिव की तपस्या करी, 1 वर्ष तक एक पैर पर तपस्या करी, पता नहीं करी कि नहीं करी, पर बोला है कथा में ना। तो कहते हैं फिर भगवान शिव ने उसे दर्शन दिए। शिव जी ने कहा उसको दर्शन दे के बता क्या चाहिए, तो उसने कहा कि क्या चाहिए, बेइज्जती हो गई। तो शिव जी ने बोला उसको कंधा पे बिठाया, धीरे धीरे शिव जी का आकार बढ़ता गया। शिव जी ने कहा तू नजर मार, बस जहां तक तेरी नजर जाएगी वहां तक का राज्य तेरा हो जाएगा, तू देखते रहे बस। तो जैसे यहाँ पे तो पीछे की दीवार दिख रही, तो शिव जी ठक छत बराबर, तो डीएवी कॉलेज दिख गया, तो ऊपर चले गया तो दिखेगा ना, भाईजी ऋषिकेश दिख गया, भाईजी श्रीनगर दिख गया, ऐसा चलते रहे। फिर बोलो उसको डर भी लगी, हाइट भी बढ़ रही थी, तो एक समय के बाद उसने बोला कि बस आप रुक जाओ। फिर वो नीचे आया, कथा तो की ना, लिखी तो थोड़ी है, ये लिखवा रहा है एक आदमी, ये सब बातें एक आदमी लिखवा रहा है। कौन? मानसा, अपने दादा परदादा के बारे में। तो अगर आप पुरानी कहानियां पढ़ोगे ना, तो आपके जीवन के हीरो पिछले वाले होंगे, पक्का होंगे। मतलब आपके पिताजी भी आपको कई बार ऐसी कहानियां सुनाएंगी कि बेटा हम तो क्या, मेरा दादा देखता तो अबे मेरा दादा तो ऐसा है ना, मेरा दादा तो इतना बड़ा वो लाता था। तो पुराने लोगों को हीरो तो जनरली बना दिया जाता है। तो उसने भी कह दिया कि फिर जब भगवान शिव का उसके पास आशीर्वाद था, तो वापिस फिर अजयपाल आया, और वापिस आकर के अब उसने अपनी सेना को बोला चलो, और फिर गए और इस गढ़ में गए, और इस गढ़ के राजाओं को पराजित कर दिया। खुश हो गए, पहली बार जीता ना, इसको पराजित कर दिया। फिर इस गढ़ में गए, इस गढ़ के राजाओं से युद्ध किया, इसको पराजित कर दिया। अब उसको जीत कर नशा लग गया। फिर उसने ये गढ़ जीत लिया, ये गढ़ जीत लिया। कितने गढ़ हो गए? 2 गढ़ जीत लिए। अब उसके बाद 2 रास्ते हैं, या तो एक एक करके जाते रहे गढ़। कितने थे? 52। तो एक वो खुद है, तो कितने बचे? 51। तो या तो वो युद्ध लड़े, और आप समझो ये जबकि कहानी हम पढ़ रहे हैं, तब के युद्धों का रिजल्ट बहुत देर में आएगा रे भाई। आज युद्ध बहुत आसान हो गए, आधुनिकीकरण हो गया हथियारों का। तुम्हारी और मेरी लड़ाई होगी तो कुछ नहीं करना, बंदूक ला, गोली चला, हो युद्ध खत्म। कितना आसान हो गया ना। ये वो जमाना है जब बारूद नहीं था, बंदूक नहीं थी, तलवार भी गिनती की थी, 1-2 खुंडी तलवार। तो ऐसे में कैसे युद्ध लड़ते होंगे ये? लोहा लुहा भी तो कम था इनके पास। चल आजा, हाथ से सीधा, पत्थर से, हे क्या बोल, डूंगों के जो ऐसे वाले, दांत बुखा, ऐसे तो होगी लड़ाई। और 2 आदमियों की लड़ाई कराओ इस कमरे में, और उनको यही दे दो, पत्थर पुत्र बोतल बातर, और अभी से लड़ना शुरू करेंगे, 5 बजे तक लगे रहेंगे। 5 बजे युद्ध का रिजल्ट क्या होगा? मर गया? मरा नहीं भाई, मतलब हाथ ठिच गया, यहाँ भी ठिच गया, यहाँ भी मरा नहीं ना। कल सुबह फिर युद्ध शुरू, तो युद्ध का रिजल्ट क्या होगा? लेट में आएगा। आज युद्ध आसान है ना, बॉम्ब फेंक दो, एक झटका में युद्ध हो जाए। तो यहाँ जब ये युद्ध शुरू हुआ, तो युद्ध में उसने देखा एक ही गढ़ को जीतने में कई महीने लग रहे। तो उसके पास देखो कितने रास्ते के, सारे गढ़ों को जीते। ऐसा नहीं किया उसने वाले ये गढ़ जीता, उसके बाद ये गढ़ जीता। 2 गढ़ों को जीतने के बाद, जैसे मान लो तुम हो गढ़, तो या तो मैं सबसे लड़ूं एक एक करके, एक रास्ता। दूसरा एक तरीका और भी है, ये छोटी बैठी यहाँ पे, मान लो ये है राजा, और मैं गया इसके राज्य में, और तुम सब देख रहे ना, दर्शक तो हो तुम कि चलो दोनों में कौन जीतता। मैंने इसको ऐसा थप्पड़ मारा ना कि दीवार फाड़ के वहां टकराई सीधा, ऐसा नहीं हल्का बिल्कुल, एक झापड़। तो क्या होगा इस झापड़ से? जैसे ही दीवार फाड़ के ये वहां टकराएगी, तो ये हाथ जोड़ देगी ना, गुरुजी प्रणाम जोड़ना ना इसने, ए गुरुजी प्रणाम, लड़ाई यार ना ना ना। एक को ऐसा पीटो कि उसको देख के 4-5 राजा शरणागत हो जाए, ऐसी नीति अपनाई उसने। एक ही राजा को ऐसा मारा ना, भयंकर पीटा कि अगल बगल वाले सारे राजाओं ने उसके सामने आत्मसमर्पण कर दिया। तो ऐसा कहते हैं अजयपाल धीरे धीरे आगे बढ़ा। फिर उसने इसको भयंकर पीट दिया। इसको पीटने से क्या हुआ? इनने कहा भाई जी ले हमारा ले, इसको भी रख ले,
पीट रहा ना बहुत भयंकर, ऐसे ऐसे करके उसने कई राज्य जीते। फिर अजयपाल को पता चला कि इस समय जो दक्षिणी गढ़वाल है पौड़ी, उस पौड़ी गढ़वाल में असवाल जाति के ठाकुरों का बड़ा प्रभुत्व था, तो वो दक्षिणी गढ़वाल गया और दक्षिणी गढ़वाल में असवाल ठाकुरों के राजाओं की बेटी से शादी कर दी उसने। तो शादी के लिए मना भी नहीं होगा ना, कौन हो तुम, कौन क्या है, 15 गढ़ों के राजा है जी, 15 गढ़ों का, और लड़की का पापा 1 गढ़ का राजा, और 15 गढ़ के राजा है जी। और बस फिर उसने असवाल जाति की कन्या से जब विवाह किया तो दहेज में ले लिए 2-3 गढ़ वहां के भी। और ऐसा करते करते ये कहते हैं कि अजयपाल ने ठीक ठाक राज्य गढ़ विजित कर दिए। जब उसने 20 से 25 गढ़ विजित किए तो तब उसने देखा कि मेरे राज्य की राजधानी तो किनारे पे है, यहाँ से कैसे संभालूंगा इनको। तो कहते फिर राजधानी चेंज करने का प्रश्न आया। तब ये अजयपाल अपने राज्य की राजधानी को यहाँ से सेंटर में ले आया एक जगह, और जिस जगह पर ये अपनी राजधानी लाता है उसको बोलते हैं देवलगढ़। तो उसने राजधानी कहां बना दी। अब कुछ अंदाजा है कि लगभग कि 1512 में। आप पहले कहानी समझो, पहले कहां के राजा थे ये, चांदपुर गढ़। फिर अजयपाल ने धीरे धीरे करके गढ़ों को जीतना शुरू किया। जब उसने धीरे धीरे करके गढ़ जीतने शुरू किए तो उसको लगा कि गढ़ इधर ज्यादा है, मैं तो किनारे से कैसे शासन चलाऊं। तो वो अपने राज्य की राजधानी को बीच में ले आया। उसने देवलगढ़ में अपने राज्य की राजधानी स्थापित करी। और इसी देवलगढ़ में कहा जाता है कि राजा के दिमाग में ये प्रश्न आया कि अब मैं सारे गढ़ों को जीतूंगा, अभी बहुत हो गया छोटका फुटका गढ़, अभी मैं जितने बचे हैं 20-25 जीत लिए, 20-25 बाकी बचे हैं और सारे गढ़ों को जीत लेता हूं। इसके लिए राजा ने सबसे पहले ये प्लान बनाया कि मैं अपनी राजधानी सेंटर जगह पर लिया। और 1517 या 1515 के आसपास कहते हैं इसने राजधानी कहां ला दी, श्रीनगर। तो अब यहां पर क्या हुआ इसको आप एक बार समझ लो। राजा अजयपाल वो परमार वंश का पहला राजा है जो साम्राज्य का विस्तार कर रहा है। और विस्तार करते हुए उसने एक के बाद एक गढ़ जीते। कई सारे गढ़ों को जीतने के बाद राजधानी देवलगढ़ लाया, वहां भी मजा नहीं आया तो राजधानी श्रीनगर ला गया। अब जैसे ही उसने अपने राज्य की राजधानी श्रीनगर लाई तो राजधानी को श्रीनगर लाते ही कहते हैं अजयपाल नाम के राजा ने श्रीनगर में एक अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन करवा दिया। सरल भाषा में समझो कि आज राजा आया श्रीनगर राजधानी लेकर। अब राजा ने अगले दिन क्या किया, जितने भी गढ़पति बचे हुए हैं, जो जीत लिए वो तो उसके अंडर में आ गए, अब जितने गढ़पति बचे हुए हैं सभी गढ़पतियों को श्रीनगर आने का निमंत्रण दिया। चिट्ठी लिखी, आप सभी लोग आओ, हमारे गढ़ में श्रीनगर में स्वागत है। और श्रीनगर में उसने एक व्यवस्था बना रखी थी, क्या कि श्रीनगर में खुले मैदान में राजा अजयपाल ने अपना सोने का सिंहासन, अगर सोने का सिंहासन तो चुरा दिया था, वापिस लाया। फिर जब उसको शिव जी का आशीर्वाद मिला तो इन सबको पीटने से पहले उसने इसको पीटा, पहले कुमाऊं गया, इसको मारा, फिर अपना सिंहासन लाया, फिर गढ़ एक एक करके जीतने लगा। तो उसने क्या कर रखा, सबसे आगे अपना सोने का सिंहासन, और सोने के सिंहासन के बाद फिर नीचे पे प्लास्टिक वाली कुर्सी। कितनी प्लास्टिक की कुर्सी कितनी थी, 51 कुर्सी। यहाँ पे टोटल कितने गढ़ थे, 52। और यहाँ बैठेगा अज्जू भाई ऊपर टॉप में, ये थी उसकी व्यवस्था। अज्जू भाई बैठे सोने की कुर्सी में, और नीचे कुर्सी कितनी, 51। और फिर राज्य की प्रजा को बुलाया, सबको बुलाया जितने उत्तराखंड में रहते। चलो रे तुम किनारे पहाड़ों में खड़े हो जाओ, अब देखो तुम मजा। अब क्या थी इसकी व्यवस्था, सबको चिट्ठी लिख दी, इतनी तारीख को सबको श्रीनगर में आना। अब सिंपल था प्रोग्राम की, मतलब कि राजा बैठा होगा अजयपाल, और ये जो गढ़पति हैं 51 गढ़ों के, सबसे पहले ये उठेगा कुर्सी से और ये जाएगा स्टेज पर, और स्टेज में राजा अजयपाल से दंडवत पर पैर में छूना, इसकी हे राजा प्रणाम करना, और तब जाके अपनी गद्दी पे बैठ जाएगा। तो ऐसे में, और चारों तरफ देख रहे हैं ना सब राज्य के लोग आए हुए हैं। तो जो सबसे पहले गया, मान लो वो तुम्हारा गढ़पति था, तो अब आप सबको पता चल गया ना, बेटा हमारे राजा से भी भयंकर राजा है कौन, अज्जू खतरनाक है ना, अजयपाल। तो सभी गढ़पतियों को यहाँ पर उसकी अधीनता स्वीकार करनी थी, और बस उसका प्लान इजी था। इसमें क्या होगा, कहाँ जीते इतने सबको, यहीं पे एग्रीमेंट कर देते, भाई देख मैं जिस क्षेत्र का हूँ, जहाँ मेरा गांव है, वो क्षेत्र जनरली थोड़ा बदनाम है लड़ाई झगड़े के लिए, बचपन से, मतलब मैं रहा नहीं वहाँ, बचपन से ही गाँव में रहा नहीं, मैं बाहर ही रहता था। और पहली बार जब मैं अपने गाँव गया तो मेरे गाँव में मेरे ही ताऊ का लड़का, वो नहीं जानता था कि मैं उसके चाचा का बेटा हूँ। और जैसे मैं गया तो मेरी मम्मी ने कहा जा खेल ले इनके साथ, मैं 4वीं-5वीं में पढ़ता था। उन सब ने घेर दिया भाई मेरे को, और क्वेश्चन क्या पूछ रहे मुझे, पहला ही स्टार्टिंग में उन्होंने कहा भाई देख तेरे पास 2 रास्ते हैं, या तो हमारे साथ लड़ाई कर, तू खुद चुन ले बल्कि किसके साथ लड़ेगा, या फिर चुपचाप 2 थप्पड़ खा दे। मैंने कहा यार ये क्या सिस्टम है ना, कह रहे या तो लड़ाई कर ले, खुद चुन ले इनमें से किससे लड़ेगा, नहीं तो 2 थप्पड़ मारे, हाथ नीचे रखना, 2 थप्पड़ ऐसे ही खा ले। पर मैंने कहा भाई क्यों, मतलब ना इससे होगा क्या। उन्होंने कहा होगा क्या हमको नहीं पता, ऐसे ही होता यहाँ ऐसे ही होता। मैंने कहा यार भाई कैसी बात कर रहे तुम ना। तो फिर वो बड़ा भाई आ गया मेरा, उसने कहा वो
ये चाचा का बेटा है, तब उन्होंने कहा तू तो हमारी टीम में है बल, तब नहीं किया। इसका मतलब कोई बाहर का जाएगा अगर, तो इसका मतलब तुम्हारी पॉलिसी है ना, हालांकि छोटी है उम्र, तो दो तरीके हैं, या तो लड़ लो या ऐसे ही दो थप्पड़ खा ले। तो इसने भी यही कहा, या तो लड़ लो भाई, देखो इससे जीत नहीं पाएगा कोई, इसके बाद 25 गढ़ों की सेना आ गई है, तो जिस गढ़ पे जाएगा वहां 25 गढ़ की सेना जाएगी। तो इसने कहा या तो आप लड़ लो या फिर अधीनता स्वीकार कर लो। तो सबने कहा अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। तो 51 गढ़ के लोगों को यहाँ बुलाया, राजाओं को। तो सभी गढ़ के गढ़पति यहाँ पहुंचे। फिर कहानी आती है कि टिहरी में एक गढ़ था, उसका नाम था उप्पूगढ़, और इस उप्पूगढ़ का एक सरदार था, उसका नाम था कप्पू चौहान। सुना तो होगा सबने नाम। तो जब इसने सभी गढ़पतियों को श्रीनगर में बुलाया तो सारे गढ़पति आए, पर टिहरी के उप्पूगढ़ का गढ़पति कप्पू चौहान नहीं आया। उसने कहा मैं नहीं आऊंगा, मैं पुष्पराज हूं, झुकूंगा नहीं। पुष्पराज था, उसने कहा बस यही तो थी कहानी। एक था ना पुष्पराज, पिक्चर देखी तुमने? हाँ भाई जी मैं झुकूंगा नहीं, बस खत्म कहानी। यही तो थी खाली कि भाई करना कुछ नहीं था, आपको जाना है, पैर छूना है। उसने कहा मैं तो छू पैर, पुष्पराज है भाई, तो मैं आऊंगा ही नहीं। तो कप्पू चौहान ने उधर श्रीनगर आने से मना कर दिया। आज जरा श्रीनगर की कथा देखो। तो श्रीनगर में जिस दिन समारोह आयोजित हुआ, अजय भाई अपनी गद्दी पर, सारे गणपति बैठे हैं, एक कुर्सी खाली है। एक कुर्सी किसकी वाली थी वो खाली? तो प्रजा अजय पाल की तरफ नहीं देख रही, उस खाली कुर्सी की तरफ देख रही। किसकी होगी रे भाई? सब उसी की बात करें, बेटा भयंकर होगा वो, डर नहीं रहा। 51 गढ़ का, 51 गढ़ के गणपतियों ने अजय पाल का साथ दे दिया, एक बचा हुआ है। तो लोग चर्चा ना उस एक कुर्सी की कर रहे हैं, ये कुर्सी किसकी है। जब अजय पाल ने देखा कि लोग मेरी तरफ तो ध्यान ही नहीं दे रहे, बात तो इसी की कर रही है, तो उसने भी माइक लगा के पूछ ले वहां किसकी है भाई ये। तो लोगों ने कहा भाई एक ही है बचा हुआ, कप्पू चौहान, वो नहीं आया। तो अजय पाल ने भी एटीट्यूड में कहा लेके आओ उसको। तो अजय पाल ने अपनी सेना भेजी इसके दरबार में और कहा इसको चल रहे, क्या हुआ, चिट्ठी नहीं मिली क्या? उसने कहा सब मिली चिट्ठी, मैं नहीं आ रहा, मैं नहीं आ रहा, मैं तुम्हारे राजा के उसमें क्यों शरण झुकाऊं ना, मतलब उसके क्यों माथा झुकाऊं उसके शरण में। तो उसने कहा मैं नहीं आ रहा हूं। तो उन्होंने कहा चल ले भाई, 51 गढ़ का राजा है। उसने कहा चल ले, कुछ नहीं, अपने राजा को बोल तू आ, तू झुक मेरे सामने। अब वो जो संदेश वाहक थे वो टेरी थे, और अजय पाल ने कहा वो कोई जाएगा नहीं, घर नहीं जाएगा, यही देखो मजा आज। और सारी प्रजा बैठी, 51 गढ़ के गणपति बैठे, और इतने में वो संदेश वाहक भी आ गए। अब अजय पाल ने पूछा बताओ क्या संदेश लाए हो? उन्होंने साफ साफ कह दिया, वो मना कर रहा भाई जी, ये कह रहा मैं नहीं आऊंगा, मैं पुष्पराज हूं, मैं नहीं झुकूंगा, और झुकना है तो तू ही आ जा इधर। अब बेइज्जती नहीं होती था ऐसे में ना। तो अजय पाल ने कहा अबे यार क्या, सबके सामने बोल दिया। तो अजय पाल ने अपनी सेना भेजी, जाओ युद्ध करो। और तब अजय पाल यहीं बैठा, अजय पाल यहीं बैठा है कुर्सी में, और उसने कहा अब तो कोई नहीं लेगा, अब इसको मार के लाएंगे। अब अपनी पावर दिखाना चाहता है ना वो, सबको अपनी ताकत दिखाना चाहता है, मैं कितना ताकतवर हूं। तो उसने कहा कोई कहीं नहीं जाएगा, अभी रुको, अभी आता हूं वो भाई को लेने। और यहां से अजय पाल ने अपनी सेना भेज दी। 51 गढ़ के गणपति यहीं बैठे हैं, लोग यहीं बैठे, लोगों को मजा, अब देखते क्या हो। और वहां वो टिहरी भेज दी सेना। और कप्पू चौहान के जो घर वाले थे उनको खुद, वो उसको देख के बड़ा चौंक रहे, अबे कप्पू क्या हुआ तेरे को ना भाई, ये साउथ की पिक्चर थोड़ी है यार, कप्पू भाई साउथ मूवी चल देगी, अकेला हरा देगा। ओ भाई 51 गढ़ की सेना एक तरफ है, तो हमारे तो 300-400 गांव के आदमी, उप्पूगढ़ छोटा सा गढ़ है, कैसे लड़ेगा उससे? उसने कहा लड़ लेंगे देख लो। और फिर कहते हैं वो अजय पाल की सेना आई। अच्छा, कप्पू चौहान के घर में उसकी पत्नी, उसकी माँ, उसकी जो रानियां थी, उन सभी रानियों को कम भरोसा था कप्पू चौहान पर। तो उन रानियों ने ये डिसाइड किया कि कप्पू चौहान युद्ध करने जा रहा है, चांसेस कम है इसके जीतने के। तो रानियों ने कहा कि जब कप्पू चौहान इतना अकड़ दिखा सकता है, तो इतना बहादुर हो सकता है, तो हम भी बहादुर होंगे। उन्होंने क्या किया, एक आदमी था इनके दरबार में, उसका नाम था देबू। तो कप्पू चौहान की पत्नी ने देबू को कहा, देबू तू भी जा लड़ने, पर तू लड़ना मत हो, तेरे बस वैसे रहा हो ना झाऊ टाइप का, तू लड़ना मत, तू ना किनारे पे बैठ जाना, युद्ध देखते रहना, जो लड़ाई झगड़ा होगा लड़ाई झगड़ा देखते रहना। जब लड़ाई झगड़ा होगा, जो तेरे भाई साहब है, जब तेरे भाई साहब हो जाएगा काम, मृत्यु हो जाएगी ना, तो फटाफट दौड़ के हमें खबर देना, और हम भी इसके सम्मान में जौहर करेंगे। जौहर जानते आप? पूरे गढ़ को आग लगा देंगे, खुद को भी आग लगा देंगे, ताकि जो ये राजा है ना इस गढ़ को प्राप्त करने के लिए ये कुछ कर रहा है, ये ना कर पाए। तो देखो ने कहा ठीक है भाभी जी कर लेंगे, इतना तो ये तो सिंपल काम है, क्या करना है इसमें तो। और फिर कहते हैं उसके बाद कप्पू चौहान और अजय पाल के 51 गढ़ की सेनाओं के बीच युद्ध हुआ। युद्ध बड़ा विध्वंसक था। अच्छा, जिस युग में ये युद्ध हो रहे हैं तब युद्धों के नियम होते हैं, जैसे लड़ रहे हैं ना, तो लड़ने में ये नहीं कि रात 11 बजे लगा है तलवार चलाने में ना,
जैसे शाम को सूर्यास्त हो गया तो एक आदमी शंख बजाता, युद्ध स्टॉप हो जाता, कल सुबह लड़ेंगे अब। तो ऐसा कहते हैं यहाँ जब युद्ध हो रहा था तो शाम के 5, साढ़े 5, 6 बजे युद्ध इतना विध्वंसक हो गया, इतना बवंडर वाला हो गया कि जो आदमी शंख बजा रहा था उसके शंख की ध्वनि सुनाई ही नहीं दी, और सब लड़े जा रहे। और कप्पू चौहान को चारों तरफ से घेर दिया अजय पाल के सैनिकों ने। और देवू वहां पेड़ के ऊपर बैठ के देख रहा कहीं ना, कहाँ है भैजी, कहाँ है भैजी। आधा 1 घंटा उसको दिखाई नहीं। उसने कप्पू चौहान को कहीं देखा, वो दिखाई नहीं। उसने कहा काम हो गया, फिर रात भी हो ही गई थी। और देवू सीधा घर, और घर गए, उसने कहा भाभी जी हो गया काम। और भाभी जी ने वहां सीधा कर दिया जौहर। वहां जितनी भी रानियां थी ना वो सब के सब तैयार बैठी, और उन्होंने पूरे के पूरे उप्पूगढ़ को आग लगा दी और पूरा का पूरा जौहर कर दिया। और कप्पू चौहान युद्ध जीत गया। थोड़ी देर में दिक्कत हो गई, कप्पू चौहान वहां युद्ध जीत गए भाई साहब। और कप्पू चौहान देखा कोई, देवू भी नहीं, देवू उसके बाद इतिहास में नजर नहीं आया कहीं। देवू तो ये नहीं दिखा कहीं। अब देखो कप्पू चौहान घर गया, वहां देखा पूरा गढ़ जल रहा है, रानियां माता वाता सब खत्म हो गया पूरा का पूरा। तो उसको बड़ा बुरा लगा, यार ये क्या हो गया, देवू के मिस कम्युनिकेशन की वजह से। और वहां दूसरी तरफ जो सैनिक हारे, जब कप्पू चौहान ने मारा थप्पड़, भाग गए वहां। और यहाँ क्या कि अजय पाल गद्दी पे बैठ के इंतजार कर रहा। और जब आए सैनिक, किसी का मुंह सूजा हुआ, हाथ टूटा हुआ है ना, तो पूछेगा ना सबके सामने कहाँ है वो। उन्होंने कहा कहाँ है, यहाँ देखे कपाल फोड़ दिया हमारा। तो अब ना श्रीनगर में इस चीज पे चर्चा होने लग गई बहुत ज्यादा। भाई जो भी है भयंकर भाई, ये जो आदमी है ना जो नहीं आया, हीरो तो ये है, तो प्रजा किसको हीरो बना रही है, इस एक खाली गद्दी वालों। लोग कह रहे ये बात है कप्पू में कुछ तो बात है भाई, एक तो झुक नहीं रहा, तो कप्पू की चर्चा होने लग गई। चर्चा होने लगी मतलब अजय पाल को बुरा लगेगा ना, हीरो तो मैं हूँ, राजा तो मैं हूँ। तो अजय पाल खुद ही चल पड़ा, फिर खुद ही आया टिहरी, और उसने प्रजा को कहा हिलना मत यहाँ से, यहीं रहो, मैं ला रहा हूँ उसको पकड़ के। और फिर गया टिहरी, और जाके उसने कप्पू चौहान को देखा तो अजय पाल भी प्रभावित हो। उसने कहा यार ये बात है, तो सच में ही है, तू पुष्पराज है, कैसे निपटा दिया सबको। उसने कहा तू काम भूल। तो अजय पाल ने कहा देख भाई बात है मान सम्मान वाली बात है यार, इज्जत वाली बात है, 51 कुर्सी लगी हुई है, सब पैर छू रहे, देख भाई ना मैं भी तो हूँ पावरफुल, मैंने भी तो कई गढ़ जीते। देख एक काम कर, चल वहां चल और खुद भीड़ के सामने ऐसे प्रणाम करना मेरे को। उसने कहा पुष्पराज भाई झुकेगा नहीं, बस मैं नहीं झुकूंगा, पहले तो झुक भी जाता, अब तो गाड़ी चले गया पूरा, अब तो उप्पू गाड़ी चल गया, मैं झुकूंगा नहीं। अजय पाल ने बहुत मना, अजय पाल ने प्रलोभन दिया उससे, भाई देख तू बहुत बहादुर है, तूने मेरे सामने सर झुका दिया, अगर तूने मेरे सामने सर झुका दिया तो मैं आधा राज्य दे दूंगा तुझे। उसने कहा चाहिए नहीं भाई पुष्पराज, बस मैं झुकूंगा नहीं। तो अजय पाल को बड़ा गुस्सा आया, और सारे अजय पाल के सैनिक चारों तरफ। अजय पाल ने कहा भाई सर तो झुकाना पड़ेगा, बात तो ये है। और जब वो बिल्कुल नहीं माना तो अजय पाल ने अपनी सेना को आदेश दिया कि इसका सर काटो, ऐसे काटना सर की टप्पा मेरे पैर में पड़ी, ऐसे में काटो इसका सर, मेरे को इसका सर इधर पैर में झुकाना। तो सैनिकों ने ऐसे ही किया, पूरी व्यवस्था करी गई, और अजय पाल ने ऐसे पैर आगे कर दिया। लेकिन कहते कप्पू चौहान ने जैसे उसका गला काटा तो अजय पाल था वहां, उसने झटका यहाँ मार दिया सर का, पीछे से काट रहा था, उसने ये झटका मार दिया, और उसका कप्पू चौहान का सर अजय पाल के पैर में गिरा, वहां गिर गया नदी में। और जो सैनिक थे, चापलूस सैनिक होते ना चापलूस, अब वो वहां कहने लगे बधाई हो राजा, गिर गया, बल गिर गया। उसने कहा कहाँ गिरा, यहाँ तो गिरा ही नहीं। उन्होंने कहा गिर गया, चल घर तू यार, चल गिर गया। अजय पाल को खुद को खुद गिल्ट फील हो रहा ना, अरे यार भाई ये तो बेइज्जती अलग हो गई ना, कि एक आदमी का सर झुकाने के चक्कर में, और उसका सर मरने के बाद भी मेरे पैर में नहीं गिरा। तो तब जब अजय पाल निकला यहाँ से वापिस, तो कहते हैं वापिस जाते जाते उसका मन फिर द्रवित हो गया, अशोक की तरह मन द्रवित हो गया। उसने कहा गलत ही बात हो गई, इतना पावरफुल आदमी, उसका पैर सर में, पैर में सर झुकाने के चक्कर में ये सब कुछ हो गया। तो कहते फिर जब अजय पाल वापिस आया ना श्रीनगर, तो उसने राजपाट में लड़ाई झगड़ा ये सारा का सारा काम छोड़ दिया, शांत हो गया बिल्कुल, गोरखनाथ पंथ का अनुयायी, बाबा बन गया बाबा, और दिन राम जय श्री राम राधे राधे लगा हुआ ना उसके बाद। तो वो बाद वाला दौर आ गया। पर अब क्या राधे राधे कर, अब तो जीत गया तू सब भाई, राधे राधे कर, कृष्ण कृष्ण कर, राज्य तेरा हो गया पूरा का पूरा, सभी गढ़ों को उसने विजित कर दिया। आने वालों के लिए एक आधारशिला रखती। अब जो अगला राजा होगा ना, उस अगले राजा को कुछ नहीं करना, सीधा गद्दी पे बैठना, गद्दी पे बैठते वो गढ़वाल का राजा हो जाएगा। तो ये जो अजय पाल है, इसे सबसे बड़ी बात क्या करी, ये राजा चांदपुर गढ़ का राजा वाली सत्ता से बाहर निकला, और अजय पाल सिर्फ चांदपुर गढ़ का राजा नहीं बल्कि कहाँ का राजा बन गया, संपूर्ण गढ़वाल का, पूरे के पूरे गढ़वाल क्षेत्र का ये राजा बन गया। तो क्या कुछ इसने किया, 2-3 पॉइंट इसके बारे में लिख दो कि अजय पाल नाम का जो राजा हुआ, बेसिक, वो क्या बोलते हैं, नोट्स तमीज से बनाना है हिस्ट्री के,
मेरा भाई भी पढ़ता है कोचिंग एक जगह, मैं नहीं बताऊं उधर साइड रहता है ना। मेरा चाचा का लड़का है यहीं रहता देहरादून, यहाँ नहीं आता वो है ना, क्या बोलते उसको, तुम्हारी उम्र वालों की प्राइवेसी। उसके पापा ने भेज रखा है, मेरे चाचा का लड़का यहीं रहता है देहरादून में, कोचिंग करने के लिए भेज रखा है, मेरे ही सारे भेज रखा है। और वो आया तो मेरे चाचा ने कहा कि इसे घर में, हमारे साथ ही तो रहता था, घर पे ही रहता था, घर पे रहा, मुंह उठा के रहा कई दिन, प्राइवेसी नहीं मिल रही थी ना। और उसके बाद उसने कहा जगह नहीं हो रही बलिया, एटीट्यूड करके, पढ़ाई भी नहीं होती मेरी, ऐसा वैसा ये वो सो। अब मैंने कहा क्या करना है, मेरा अलग कमरा कर दे। फिर मैंने उसको रूम शिफ्ट करवाया, फिर उसको कोचिंग लेकर के आया, यहाँ मेरे साथ कोचिंग आया एक दिन सर्व चौक तक, सर्व चौक में। और सर्व चौक में बोला 1 मिनट रुक जा, यहीं पे तो है, बोल तेरा अभी आता हूँ मैं। सर्व चौक में उतरा, आज तक नहीं आया यहाँ, जहाँ कमरा शिफ्ट किया था, कमरा शिफ्ट करने के बाद वहां से कहीं कर दिया उसने कमरा शिफ्ट, और जहां किया वो मैं हमको पता ही नहीं है, किसी को नहीं पता, बहुत खिलाड़ी है, वहीं रहता कहीं पता नहीं कहाँ। और कमरा शिफ्ट, कभी मैं फोन कर दूं भाई कुछ काम है घर से, उसका कुछ सामान आ जाए ना, तो वो कहता मैं आ रहा, बता कहाँ आना, तुम बता, ताकि कमरा ना देख दे ना, वो बस अपना प्राइवेसी के चक्कर में रहते हैं। कोचिंग आने के लिए खूब प्रयास किया, तो उसने मुंह पे बोला, अपने पापा को बोला, मेरे को बोला नहीं है, तेरे बस नहीं है, बोला साफ बोल रखा उसने मेरे को, रहने दे तेरा, मेरे को समझ आता भी नहीं, ये भी नहीं आता, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, तो जाता तो कोचिंग। तो ये सब काम हमने भी कर रखे ना, हम भी खिलाड़ी हैं भाई जी, ऐसी बात नहीं है ना, ऐसे खिलाड़ी। तो हमारे गांव से एक लड़का आया छोटा सा, उसी का दोस्त, तो वो दोस्त उसका मेरे को मिल गया, तो मैंने उसके फोन से मैसेज किया उसको, उसके फोन से, अपने नहीं, कि तेरा कमरा कहाँ है, उसने लोकेशन भेज दी, डायरेक्ट सीधा लोकेशन भेज दी, भाई जल्दी आ जा। अरे तक मैंने कहा चल बुला, वो बुला रखा था गाँव से, अटक पहुंचा मैं उसके कमरे पे। तो स्थिति क्या रही, मैं समझ गया कि क्यों नहीं बताया इसने ना। हाँ, अंदर खूब मौज मस्ती चल रही उसकी बढ़िया। तो मैंने कहा ठीक है, फोटो फाटो खींची मैं कमरे में, क्या ये व्यवस्था, भेजी नहीं, चाचा को भेजी नहीं मैंने, पर ऐसे ही ना, मैं बोला चलो ठीक है। उसके बाद तब मैं एटीट्यूड में भी आऊंगा, देखो अगर कमरे में व्यवस्था टकाटक होती सब तो बात अलग थी, और कमरे का हाल हो रखा बेहाल। चीजें भी ऐसी मिल गई मुझे, जब चाचा को फोटो भेजने वाली ना, हाँ थोड़ा बीड़ी तम्बाकू फोटो मिल गई इधर उधर, अब फोटो ले ली मैंने। तो अब मेन चीज तुम समझो यहाँ पे वाले पे, अब मैं एटीट्यूड में आ गया। फिर मैंने कहा अच्छा इसीलिए तो ऐसा रहता। अब वो भी चुप हो गया उसके बाद, नहीं भैया ऐसा तैसा। तो मैंने कहा तू पढ़ाई क्या करा ये बता। तो तब उसने मेरे को वो दे दी कॉपी अपनी, ये देख ऐसा नहीं मैं पढ़ाई करता हूँ। अब मैं उसकी कहानी बता रहा हूँ जो उसने नोट्स बनाए। तो उसने नोट्स बनाए थे रानी कर्णावती, जो पेज मैंने खोल दिया, तो वहां पर उसने नोट्स क्या बनाया था कि सन 1635 ईस्वी में मुगल सेना जब गढ़वाल राज्य की तरफ आगे बढ़ी तो बाबा महादेव की कृपा से उसी समय मौसम बिगड़ा, बादल गरजे, खूब बारिश हुई। उस बारिश की वजह से सारे के सारे पहाड़ में प्रलय आ गई। और ऐसा तो इतनी मोटी कॉपी भर रखी उसने। तो मैं बोला ठीक है लगा रहे तो लगा रहे। तो ये मैं तुमको बोल रहा कि जब आप हिस्ट्री के नोट्स बनाए ना, ऐसे महाभारत कथा मत लिख देना, ऐसा नहीं। अब इस पे तुम जो ये कथा में जो बोल रहा था, इस कथा में ही इतनी बात हो गई कि आपके दिमाग में रह जाएगी। तब ये मत लिखना कि अजय पाल ऐसा, कप्पू चौहान गया, उसका गला काटा, उसका गला वहां नहीं पड़ा, ऐसा हुआ तैसा। शॉर्ट बनाना, मतलब हिस्ट्री के जो नोट्स है ना बहुत लेंथी काम के तो है नहीं। कहानियों में जो चीज काम की है उतना ही आप लिखना, ठीक है। तो थोड़ा दिमाग से बनाना ये वाले जो हिस्ट्री वाले नोट्स होंगे। मैं एक बार अजय पाल के नोट्स बना के चल जाता हूँ ताकि आप आगे भी ऐसे ही बनाएं। अगर मुझे नोट्स बनाने में, मैं सीधा लिख रहा हूँ 1491 में क्या हुआ, तो मैंने लिखा सर 1491 कीर्ति चंद ने आक्रमण किया, ठीक है। बहुत शॉर्ट है, कीर्ति चंद ने आक्रमण किया, वो जीत गया ना, तो मैंने इसके आगे विन लिख दिया। लो वैसे जरूरत नहीं है 1492 लिखने की, मैं फालतू लिख रहा हूं उसको ताकि आप समझ पाओ कि किसमें से कितना निकालना है। 1492 ये जरूरत ही नहीं है। स्वर्ण ऐसा थोड़ी पेपर में आया स्वर्ण सिंहासन कब लूटा गया, तो मैंने लिख दिया स्वर्ण सिंहासन लूट कत्यूरी शासक। ये जरूरी बात है थोड़ी भी। अब वो भी लिखे एक पैर पे 1 साल तपस्या करी, जरूरत तो नहीं है ना उसकी। फिर शिव जी ने ऐसा किया तैसा किया, है ना। वो सब कहानी खत्म होने के बाद 52 गढ़ों का एकीकरण किया। 52 गढ़, सभी गढ़ों को एक किया। 52 गढ़ों का एकीकरण करके गढ़वाल राज्य की स्थापना करी। 52 गढ़ों का उसने एकीकरण किया और 52 गढ़ों का एकीकरण करके इसने गढ़वाल राज्य की स्थापना करी। गढ़वाल को गढ़वाल इसने बनाया, नहीं तो चांदपुर गढ़ के राजा थे। फिर क्या किया, 1512 राजधानी कहां गई, देवलगढ़।
और 1517, जैसे आयोग ने 17 माना था आंसर, चल जाता है प्राचीन इतिहास में ना, 17 का 15, 15 का 18। तो 1517 ईस्वी के अंदर इसने अपने राज्य की राजधानी श्रीनगर स्थापित करी। अलग से मैं एक डब्बा बना देता हूं, और इस डब्बे में अगर आपको याद ही रखना है तो ये लिख देता हूं, उप्पूगढ़ का युद्ध, और यहां लिख देता हूं अजय पाल और कप्पू चौहान के बीच लड़ा गया। तो भाई कप्पू चौहान नाम याद आते ही आपको आ जाएंगी ना वो कहानी, वो लिखने को थोड़े आएगा आपके पास, बच्ची इतना ही पढ़ा तो हमने आज इतना ही। अब अजय पाल ने प्रशासन कैसे व्यवस्थित किया वो तो पढ़ा ही नहीं है, कहानी तो इतनी है। ये भी देखो जबरदस्ती के जोड़े में है, ये थोड़ा काम आ जाए। कभी पूछे कि चंद वंश का पहला राजा जिसने गढ़वाल पर अटैक किया, तो कीर्ति चंद। बाकी किया क्या अजय पाल ने इस पूरी कहानी में, सारे 52 गढ़ों को एक करके और एक साम्राज्य बना दिया, गढ़वाल साम्राज्य। अब उसके लिए थोड़ा दिक्कत होगी। देखो अब जो गढ़वाल है ना, अब जो गढ़वाल बना वो 52 गढ़ों का मिश्रित रूप है। पहले ये कितने गढ़ थे? 52 गढ़ मतलब 52 राजा, 52 राजा मतलब 52 प्रकार के नियम, हर गढ़ के अलग अलग नियम, अब प्रत्येक गढ़ के अलग अलग नियम। अब इसको सबको मैनेज करना है, तब अजय पाल का काम थोड़ा चैलेंजिंग है। अब उसको सारे नियम एक जैसे बनाने पड़ेंगे। अब ये बनाएगा ना असली नियम, इसके द्वारा बनाए गए नियम गढ़वाल के नियम होंगे। हो सकता है कि जो गढ़ चमोली के हैं वहां का रिवाज कुछ और हो, जो गढ़ पौड़ी है वहां के रिवाज अलग। तो अब ये कहेगा भाई देखो जिसके जो थे खत्म, अब हम नई प्रशासनिक व्यवस्था बनाएंगे, वही चलता रहेगा आगे। चलो तो कल करते हैं इस कहानी को आगे।